हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 का 14वां अध्याय कच्चा चिट्ठा। इसे लिखा है ब्रजमोहन व्यास जी ने। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कच्चा चिट्ठा, ये ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने किस तरीके से बहुत ही कीमती मूर्तियों शिलालेखों का संग्रह किया इलाहाबाद संग्रहालय के लिए। उन सभी को, जिसमें बहुत ही कम पैसा इनको खर्च करना पड़ा, उन सब चीज का संग्रह इन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय में किया हुआ है। तो कैसे कैसे किया है ये सभी ब्यौरा इस पाठ के अंतर्गत है। ये कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है जिसका एक अंश हमारे सामने सिर्फ प्रस्तुत किया गया है, एक भाग जरा छोटा सा उसको आत्मकथा में से निकाल के। तो देखते शुरू करते हैं ये पाठ। प्रस्तुत पाठ लेखक ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक अंश है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। इस पाठ में उन्होंने संग्रहालय के लिए बिना किसी विशेष व्यय के अपने श्रम एवं बौद्धिक कौशल का प्रयोग करते हुए सामग्री एकत्र करने का विवरण प्रस्तुत किया है। मतलब इसमें वो बता रहे हैं कि बहुत ही कम खर्चे में उन्होंने बहुत ही अनमोल मूर्तियां शिलालेख वगैरह इकट्ठा किया, और कैसे कैसे इकट्ठा किया इन सभी चीजों का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने हमसे किया है। तो चलिए ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या है इस पाठ का सार? सन 1936 के लगभग लेखक कौशाम्बी गया था। वहां से काम समाप्त कर वह पसोबा चला गया। अब देखिए जगह के नाम है कौशाम्बी, पसोबा, वहां चले गए। पसोबा एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन तीर्थ है। सॉरी। प्राचीन काल से वहां हर वर्ष जैनों का मेला लगता है, मतलब जैन समुदाय का है पूरा बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। मतलब कहते हैं कि ये स्थान है, यहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर जो महात्मा बुद्ध हैं वो व्यायाम किया करते थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते थे। तो वो उस गुफा के अंदर करते कहा जाता है। इसका प्रमाण है कि नहीं इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह भी कहा जाता है इसी के पास सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। जैसे आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म ने बहुत सारे स्तूप बनाए। ये स्तूप एक गोल गुम्बद नुमा होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर बुद्ध देव के शरीर के कुछ अंश जैसे रखे रहते हैं, नाखून हैं, बाल हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, उनके कुछ अस्थि भी रखी रहती हैं। तो उसी में से एक स्तूप कहते हैं अशोक ने यहाँ पर भी पसोबा में भी बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े केश और नाखून रखे गए थे। अब यहाँ स्तूप और व्यायामशाला के चिन्ह नहीं है, परंतु पहाड़ी अवश्य है। कहा जाता है कि यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पहाड़ी बची है, उस व्यायामशाला या स्तूप के कोई भी अंश नहीं बचे हैं। लेखक संग्रहालय के लिए पुरातत्व महत्व की सामग्री की खोज में लगा रहता था। मतलब संग्रहालय के लिए कोई भी पुरानी चीज उनको कैसे मिल जाए, उन सब चीजों को वो देखते रहते थे कि हमको कहीं से भी कुछ भी मिल जाए ताकि हम उसे संग्रहालय में ले जाकर रख सके और संग्रहालय को हम बहुत अच्छा और बड़ा कर सके। लेखक कहता है कि वह कहीं भी जाता तो छूछे खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब वो कहीं भी जाते थे तो खाली हाथ नहीं लौटते थे, मतलब कोई ना कोई एक पुरातत्व महत्व की चीज लेकर ही लौटते थे। पसोबा में उसे काफी अच्छी मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के और मनके प्राप्त हुए। मतलब पुराने समय की जो बहुत सारी मूर्तियां थी जो मिलती हैं वो मिली उनको, सिक्के मिले, मनके मतलब छोटे छोटे जो मोती धातु जो भी है उनको मोतियां टाइप का वो उनको सबको मिला। लेखक इस सामग्री को लेकर कौशाम्बी लौट रहा था। पसोबा से सारी चीजें उन्होंने एकत्र की और लौटकर कहाँ आ रहे थे? वो कौशाम्बी वापस आ रहे थे। तो रास्ते में लगभग 20 सेर वजन की शिव की एक चतुर्मुखी मूर्ति पेड़ के नीचे रखी दिखाई दी। अब क्या हुआ? वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि शिव की एक चतुर्मुखी यानी कि 4 मुख वाली एक मूर्ति 20 सेर की वजन में जो है वो उनको दिखाई दी। अब 20 सेर का मतलब समझ लीजिए, एक सेर में 5 किलो आता है। तो वहां पर 20 सेर की मूर्ति एक रखी दिखाई दी थी।
अब भाई ये तो पुरातत्व चीजें देख ही रहे थे, तो उसको देखकर भी वो चकित हो जाते हैं। लेखक का मन उसे उठाने के लिए ललचाने लगा। अब उनको लगा कि हम इसी, भाई इतनी महत्वपूर्ण मूर्ति है, इतनी बढ़िया है, पुरातत्व भी लग रही है, चलो उसको उठाकर ले चलते हैं। लेखक अपनी दृष्टि स्पष्ट करते हुए बताता है कि जैसे किसी बिल्ली ने चंद्रायण का उपवास रखा और उसके सामने स्वयं एक चूहा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बिल्ली को चूहे खाने का कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा। बिल्ली का कर्तव्य है चूहे को अपना भोजन बनाना। चूहे को सामने देखकर तो वह अपना व्रत तोड़ने को विवश होगी ही, इसमें बिल्ली का क्या दोष। इसी प्रकार लेखक ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए मूर्ति को उठाकर इक्के पर रख लिया और लाकर नगर पालिका के संग्रहालय में रखवा दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने एक उदाहरण के जरिए में बताया है कि बिल्ली ने व्रत रखा है, चंद्रायण मतलब आपका पूर्णिमा का व्रत रखा है। अब उसे व्रत रखा है, उसको भाई खाना नहीं है, फलाहार करने। अब उसी के सामने एक चूहा आ गया। अब बिल्ली का कर्तव्य क्या है, चूहे को खाना। अब इसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है, चूहे का है। उपवास के समय वो सामने क्यों आया, तो बिल्ली ने चूहा खा के अपना कर्तव्य पूरा किया, और इधर लेखक ने वो मूर्ति अपने इक्के यानी तांगे में आ रहे थे, तांगा मतलब जिसके आगे घोड़ा सवार था, उसमें वो मूर्ति उठाकर रख ली। इस तरीके से उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया कि उन्होंने तो भाई व्रत रखा था कि हम कोई चीज चुराएंगे नहीं, लेकिन यहाँ मिल गई है तो अब क्या करें, उठाने से हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने वो मूर्ति उठा ली। कुछ समय बाद गांव वालों को पता चला कि चतुर्मुख शिव की मूर्ति अपने स्थान से गायब है। अब जिस गांव में ये था उन लोगों को पता चलता है कि मूर्ति वहां से गायब है। फिर उनका शक सीधे लेखक पर गया, क्योंकि लेखक मूर्तियां उठाने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रख्यात थे। अब लेखक चूंकि चीजें पुरानी पुरातत्व चीजें इकट्ठा करते रहते तो सभी जानते थे, अगर पुरातत्व कोई चीज पुरानी गायब हुई तो समझ लो लेखक यानी कि ब्रजमोहन व्यास जी ने ही उठाई है। तो गांव वालों का सीधा शक ब्रजमोहन पे जी पर गया। लेखक एक कहावत का हवाला देते हुए कहता है कि जब अपना सोना ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। कौशांबी मंडल से कोई भी मूर्ति गायब होने पर लोगों का शक सीधे लेखक पर जाता था और 95% मामलों में उनका संदेश सही भी निकलता था। अर्थात अपना सिक्का खोटा हो, क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके थे कि मूर्ति कहीं पे भी गायब हो यानी कि इन्होंने ही उठाई है। अब उठा तो ये लेते थे, और कई मामलों में ये एकदम 95% में गांव वालों लोगों का शक एकदम सही होता था, क्योंकि जो मूर्ति गायब होती थी सीधे इनके पास आते थे, वो मूर्ति मिल भी जाती थी, क्योंकि मूर्ति अधिकतर यही कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य यही था कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत कहो, मूर्ति गायब हो, तो सीधा शक लेखक पर यानी कि ब्रजमोहन व्यास पर ही आता था। सारे गांव वाले एकत्र होकर लेखक के पास पहुंच गए। उन्होंने मूर्ति लौटाने की प्रार्थना की। उनकी ममता और श्रद्धा देखकर लेखक ने भगवान शंकर की मूर्ति उन्हें लौटा दी। एक बार लेखक को कौशांबी के एक खेत के मीमेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था दिखाई पड़ी। अब क्या था, वो मूर्ति गांव वाले लेने आए, बड़ी श्रद्धा के साथ वो गांव वालों को मूर्ति दे दी, उनको उनका जलपान वगैरह सब कुछ कराया और उनको वापस भेज दिया। अब एक बार क्या हुआ कि कौशांबी में खेत की मेड़ पे उन्हें बोधिसत्व यानी कि बुद्ध भगवान की एक मूर्ति मिली जिसका सिर नहीं था। वह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर की बनी थी। मथुरा में जो लाल पत्थर मिलता है पहाड़ों पर, वो उस पत्थर से बनी हुई थी। लेखक जब 5-6 लोगों के साथ मूर्ति उठाने लगा तो एक बुढ़िया ने उसे रोक दिया। अब वो मूर्ति जिसके खेत पर रखी थी उस बुढ़िया ने रोक दिया कि जब उठाने आए तो नहीं उठाना है भाई। लेखक बुढ़िया को 2 रुपए देकर मूर्ति को संग्रहालय ले आया। अब वो बुढ़िया का मतलब समझ गए थे, भाई मूर्ति इतनी अच्छी पुरानी मूर्ति को लेके जाए, हमारे उससे जा रहा कुछ तो हमको दे के जाए। तो बुढ़िया लालची थी, वो समझ गए, उन्होंने उसको 2 रुपए दिए और वो मूर्ति लेकर चला आया। एक बार एक फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय देखने आया। बातों ही बातों में पता चला कि वह पुरातत्व वस्तुओं का व्यापारी है। तो फ्रांसीसी व्यक्ति आया था संग्रहालय देखने, तो उसे पता चला व्यापारी है, मतलब पुरानी चीजों का व्यापार करता है, कोई चीज खरीदना, बेचना, कहीं से लाना करना, इन सब चीजों का व्यापार करता था। पुरानी पुरातत्व बहुत में प्राचीन इतिहास की। इसी संदर्भ में लेखक कहता है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, परंतु बोली में दोनों का अंतर स्पष्ट होता है। इसी प्रकार जब फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं का मूल आंकने लगा तो पता चला कि वह एक दर्शक नहीं व्यापारी है। तो अब कैसे पता चला? बात यह हुआ कि
कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, मगर दोनों के कृत्य अलग होते हैं। कौवा बोले तो काय काय, कोयल बोले तो कूक, गाना हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेखक ब्रजमोहन व्यास जी और जो फ्रांसीसी आया था, उन दोनों का काम एक ही था, पुरानी चीजों को कलेक्ट करना, लेकिन दोनों की नीयत अलग तरीके से थी। एक फायदा कमाने के लिए काम करता था, यानी कि फ्रांसीसी जो था वो इन सब चीजों की खरीद फरोख्त पैसे के लिए करता था कि उसको मुनाफा हो सके। लेकिन हमारे लेखक किस लिए करते थे? एक नोबल कॉस्ट के लिए करते थे। वो कॉस्ट क्या थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय का वो निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे उनका खुद का कोई फायदा नहीं था, लेकिन बस उनको एक निर्माण कराना था, इसलिए वो बहुत ही कम व्यय में सारी चीजों को जो एकत्र करते थे। तो अब वो देख रहा था, तब देखता रहा तब तक ठीक है, लेकिन जब वो पैसे उसके आंकने लगा, ये नहीं, ये इतने का होना चाहिए, वो उतने का होना चाहिए, तब समझ में आया कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एक व्यापारी है, क्योंकि पैसा व्यापारी ही आंकता है। ये कितने का होगा, क्या होगा, या तो वो खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, दो तरीके से हो सकता है। अगर आपको कलेक्शन करना है तो फिर आप पैसा नहीं देखोगे। कोई चीज अगर बहुत ही प्रीसियस है, जैसे हम कॉइन कलेक्ट करेंगे या टिकट्स कलेक्ट करेंगे, तो हम पैसे नहीं देखेंगे, हमको बस चाहिए कि हम अपने पास रख लें इसको, ये बहुत प्रीशियस है, हम इसको अपने पास रखेंगे। तो वो चीज होती है, हम उसको पैसा आंकना हम शुरू नहीं करते, वो व्यापारी का काम होता है। फ्रांसीसी डीलर ने लेखक से कहा उसका संग्रह बहुत कीमती है, मतलब लेखक ने जो कलेक्ट किया है वो बहुत ही प्रीशियस है। यदि उसकी कीमत रुपयों में बता दी जाए तो लेखक का ईमान डगमगा जाएगा। उसने बोला कि अगर मैं बता दूं कि आपने जो इतना सब संग्रह इकट्ठा किया है ये कितने का है, तो आपका ईमान डगमगाने लगेगा। आप मतलब होता है ना कि नहीं, हम पैसों पे मोहित नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे ही आप रकम सुनेंगे आप तुरंत ही पिघल जाएंगे और आपका मन करेगा ये सारी रकम हमारे पास आ जाए। लेखक ने उत्तर दिया कि ईमान जैसी कोई वस्तु उसके पास है ही नहीं, तो उसे डिगने का सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी के ही नहीं बन सकता था। तो कहने का मतलब है, उन्होंने सीधे फ्रांसिस से बोल दिया कि ईमान नाम की चीज मेरे पास नहीं है, और अगर होती तो बिना पैसे बिना कौड़ी के मैं इतना बड़ा संग्रहालय नहीं एकत्र करता, क्योंकि फिर मैं भी मुनाफा, अगर मेरे अंदर ईमान होता तो मैं भी मुनाफा कमाने की कोशिश करता। मैं सारी लाला के यहाँ क्यों एकत्र करता, बिना इतनी मेहनत करता, बिना पैसे भी दे रहा हूं, ला भी रहा हूं, लोगों की बातें भी सुन रहा हूं, और क्यों मैं ऐसा करता अगर मेरे पास ईमान होता। ईमान नहीं है तभी मैं ये सारे काम कर पा रहा हूं। इस प्रकार लेखक अपने हल्के फुल्के अंदाज से उस डीलर को यह संकेत दे दिया कि पहला, उसका संग्रह बिकाऊ नहीं है, दूसरा, इस संग्रह के लिए उसे कई बार बेईमानी का सहारा भी लेना पड़ा है, लेकिन इसमें उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो अपनी इस हल्की फुल्की बातों से उन्होंने दो चीजें समझाई। वो ये था कि ये जो संग्रह किया है इसे बेचने के लिए नहीं किया है, आप चाहे जितना पैसा लगा लीजिए मैं इसको बेचूंगा नहीं। और दूसरा चीज, इस संग्रह को एकत्र करने के लिए मैंने भी थोड़ी बहुत बेईमानी करी है, तो इसलिए मेरे पास ईमान नहीं है। तो ये बातें उन्होंने उसको साफ तौर पर समझा दी। और ये बात हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, हम ये जन भलाई के लिए कर रहे हैं, लोग हमारे इतिहास को जान सकें, इसलिए हम एक संग्रहालय बना रहे हैं। फ्रांसीसी डीलर ने बोधिस्त्व की मूर्ति का मूल्य 10,000 लगाया। अब उस समय 10,000, जब इसकी बात हो रही है 1936-38 के आसपास, अगर आप 10,000 रुपए का मूल्य लगाएंगे तो आज समझ लीजिए 10 लाख के आसपास का मूल्य होगा। तो उस मूर्ति का मूल्य उन्होंने करीबन 10,000 उस समय लगाया। लेखक ने मूर्ति देने से इनकार कर दिया। यह मूर्ति बोधिस्त्व की अब तक की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से है। मतलब वो मूर्ति जो फ्रांसीसी ग्राहक खरीदने आया था उसको मना कर दिया, नहीं दिया, और अभी तक की मिली बोधिस्त्व यानी भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति में है ये मूर्ति। इस मूर्ति के पद स्थल पर यह उत्कीर्ण है। पद स्थल मतलब मूर्ति के सबसे नीचे पार्ट में, नीचे पार्ट होता है ना घेरा, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के राजकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। बताइए, कुषाण काल में जो कनिष्क राजा थे उनका जब राज्यकाल शुरू हुआ था उसके दूसरे साल में ये मूर्ति उनके राज्य में स्थापित की गई थी। इसके बाद लेखक उत्साह पूर्वक मूर्तियों की तलाश में और अधिक तेजी से जुट गया। अब इस वक्तव्य के जब ये सारी घटना घटी तो और उत्साह के साथ वो मूर्ति जो है एकत्र करने में लग गए। सन 1938 के लगभग श्री मजूमदार की देखरेख में पुरातत्व विभाग कौसाम्बी में खुदाई कर रहा था।
अब कौन थे जो देख रेख कर रहे थे, मतलब जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं वो कराते ना पुरातत्व विभाग के। तो ये 1938 में कौसाम्बी में खुदाई हो रही थी मजूमदार द्वारा। गांव हजियापुर में खुदाई के दौरान भद्रमथ का एक भारी शिलालेख मिला। तो जब गांव में खुदाई हो रही थी तो भद्रमथ यानी बहुत पुराना समय का एक शिलालेख मिला। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे, कि पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो चाहते थे कि शिलालेख उठाकर ले जाए। गांव के जमींदार गुलजार मियां उस शिलालेख को संग्रहालय के लिए व्यास जी को देना चाहते थे, और गांव के जो जमींदार थे वो किसको देना चाहते थे, हमारे लेखक यानी ब्रजमोहन जी को, ब्रह्मवास को देना चाहते थे, और पुरातत्व वाले अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये दो अलग अलग चीजें चल रही थी। परंतु अंततः दिल्ली से दीक्षित साहब के हस्तक्षेप के बाद गुलजार मियां को वह शिलालेख मजूमदार जी को ही सौंपना पड़ा। अब दिल्ली से एक आए थे दीक्षित जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया और आखिरकार वो शिलालेख किसको देना पड़ा, वो मजूमदार साहब को ही लेके देना पड़ा। भाई जो खुदाई कर रहा है पुरातत्व विभाग से, क्योंकि ये किसी विभाग के अंदर नहीं थे हमारे लेखक जी, ये प्राइवेटली काम कर रहे थे। शिलालेख अपने संग्रहालय के लिए कर रहे थे, लेकिन प्राइवेटली वर्क कर रहे थे, किसी पुरातत्व विभाग के अंडर में नहीं या किसी संस्था के अंडर में नहीं थे। तो जाहिर सी बात है जब पुरातत्व विभाग खुदाई करता है और कोई पुरानी चीज मिलती है तो वो उन्हीं के विभाग की ही होती है। आखिरकार मजूमदार साहब को ही मिली वो चीज। लेखक ने सोचा जिस गांव में भद्रमथ शिलालेख हो सकता है वहां और भी शिलालेख होंगे। अब उन्होंने सोचा कि जहां ये शिलालेख हो सकता है तो और भी होंगे। भाई वो शिलालेख नहीं मिला तो नहीं मिला ना सही, उसके अलावा और मिल जाए। तो क्या किया उन्होंने, इसलिए वह हजियापुर गांव पहुंच गए। अब उन्होंने वो कहा, वहां गांव पहुंच गए जहां पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा था पहले से। वह गुलजार मियां के घर के सामने एक कुआं था। गुलजार मियां कौन, जो जमींदार थे, जो चाहते थे कि वो शिलालेख हमारे व्यास जी को मिले। अब उन्हीं के घर के सामने एक कुआं था, उस पर 8 पहल पत्थर की बंडेर थी। 8 पहल पत्थर मतलब चौड़े चौड़े पत्थरों की मुंडेर जो बनी होती ना, वो थी, जिस पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ब्राह्मणी अक्षरों में लेख लिखा था। ब्राह्मणी बहुत पुरानी लैंग्वेज है हमारे भारत की, उसमें जो है ना बहुत कुछ लिखा हुआ था ब्राह्मणी लैंग्वेज में। गुलजार मियां ने तुरंत लेखक को वह बंडेर सौंप दी। तुरंत वो पत्थर जहां पर लगे हुए थे वो तुरंत उठाकर जो है हमारे लेखक को दे दी। इस प्रकार भद्रमथ के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। तो भद्रमथ का जो इतना पुराना शिलालेख जो उनको नहीं मिल पाया था, अब ब्राह्मणी से लिखा हुआ वो शिलालेख उनके हाथ में था। तो जो उनसे खो गया था वैसे ही एक दूसरी चीज उन्हें प्राप्त हो गई थी, तो वो जो क्षति हुई थी वो पूर्ति हो गई। अपने आधिकारिक दौरे के दौरान भी लेखक संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता था। जब भी वो कहीं दौरे में जाएं, अपने दफ्तर से जाएं या प्राइवेटली जाएं, हमेशा वो चाहते थे किसी तरह संग्रहालय के लिए कुछ अच्छी चीजें कलेक्ट कर सकें। सामग्री की अधिकता के कारण संग्रहालय के लिए नए भवन का निर्माण किया गया। अब सामग्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो कलेक्शन बढ़ा रहे थे, तो अब उनके लिए क्या हुआ, संग्रहालय के नया भवन का निर्माण करना पड़ा। लेखक कच्चे चिट्ठे के समापन से पहले अपने सहयोगियों का आभार प्रकट करते हैं। मतलब ये जो पार्ट जहां पर इन्होंने ये सब कलेक्ट किया उसमें बहुत से लोगों ने इनकी मदद करी, तो जैसे ही इस पार्ट का अंत करते हैं वहां पे उन लोगों का ये आभार प्रकट करते हैं जिन लोगों ने उनको इस कलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करी थी। क्या दिया, कौन कौन लोग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। राय बहादुर कामता प्रकाश कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन, उस समय के चेयरमैन थे, कहाँ के, हमारे संग्रहालय के चेयरमैन। फिर हिज हाइनेस श्री महेंद्र संजू, देव नागौद नरेश, देव नागौद के नरेश थे, उनके दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह तथा लेखक का अर्दली जगदेव। इन सभी ने इनके कलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करी थी, जिसका आभार उन्होंने इस कच्चे चिट्ठे के अंत में दिया भी है। लेखक स्वयं को निमित्त मात्र मानता है, मतलब निमित्त मतलब एक जरिया, वो मूर्तियां कलेक्ट करने का एक जरिया भर थे वो, तथा संग्रहालय का कार्यभाग सुयोग संरक्षण डॉक्टर सतीश चंद्र काला के हाथों में सौंपकर संन्यास ले लेता है। मतलब जब तक उनसे बन पड़ा वो संग्रहालय के लिए संग्रह करते रहे पुरातत्व चीजों की, लेकिन जब वो सक्षम नहीं रहे, भाई एज होती है, सक्षम नहीं रहे, तो उन्होंने ये कार्यभार जो है एक बहुत ही अच्छे संरक्षक डॉक्टर सतीश चंद्र काला के हाथों में दे दिया और उन्होंने इस कार्य से संन्यास ले लिया।
तो इस तरीके से इस पाठ का हमने यहाँ समापन किया कि किस तरीके से ब्रजमोहन व्यास जी ने इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां कलेक्ट करी और हमें संग्रहालय में दी। तो इसलिए कभी भी अगर आपसे इलाहाबाद जाने के लिए हो तो आप वहां की संग्रहालय में जरूर जाइएगा और ब्रजमोहन के द्वारा इकट्ठा की गई मूर्तियों को जरूर देखिएगा। जितनी भी मूर्तियां हैं, जो भी पुरातत्व की चीजें मिली है, उन्हें जरूर देखिएगा। तो ये पाठ तो हमने यहां से समझा दिया, लेकिन और भी आपको बहुत से पाठों में दिक्कत आती है या और सब्जेक्ट्स में कोई चीज आप समझना चाहते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ ढूंढें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको आना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। आप जैसे ही वहां पर आएंगे, आपके सामने जो पेज अपेयर होगा उसमें आप देखेंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस आपके सामने हैं। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको वो क्लास सिलेक्ट करनी है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वहां पे वॉच नाउ लिखा है, आपको वहां क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सामने आ जाएंगे। चैप्टर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आएंगे। जो टॉपिक भी आप समझना चाहते हैं, एक्सरसाइज है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर्स है, आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।